जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग चैप्टर नंबर 15 आवर इन्वायरमेंट स्टार्ट करेंगे, जो कि बायो का एक चैप्टर है। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ क्लियरली बता देना चाहते हैं कि जो भी क्लासेस होंगी वो यूट्यूब पर ही होंगी। टीचमेंट पर हम सभी का डाउट क्लियर करेंगे, और टीचमेंट पर डाउट क्लियर हम ऐसे करेंगे कि जो भी आपका डाउट होगा वो आप हमको व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। अगर हम व्हाट्सएप पर बता पाने में सक्षम होंगे तो हम वहाँ बता देंगे, अन्यथा अगर कलम और पेन को लाइव चलाने की ज़रूरत होगी तो वो हम टीचमीट पर लाइव क्लासेस के द्वारा पढ़ा देंगे। तो ऐसे रेगुलर वीडियोस जो हैं हम यूट्यूब पर कोशिश करेंगे कि वीडियोस जो हैं वो रेगुलर रहें, और इसमें हम ये भी कोशिश करने वाले हैं कि वीडियो का क्वांटिटी ज़्यादा रहे, भले क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग कर लेंगे। ज़्यादा कुछ खास एनिमेशंस नहीं डालेंगे या कुछ खास वीडियो क्वालिटी या कुछ खास एडिटिंग नहीं करेंगे, बट कोशिश ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है प्रोवाइड करें और सिलेबस को कंटिन्यू लेकर के चलें। तो चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम लोग, और जो भी डाउट वगैरह होगा वो या तो आप लोग हमको चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं, या टीचमेंट पर जो लाइव क्लास होगा उसमें आप लोग अपना डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। तो टीचमेंट पर बेसिकली डाउट सेशंस हुआ करेंगे। अब ये जो इन्वायरमेंट चैप्टर है, हम इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि क्लासेस में हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और जो हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर है उसको कैरी कर रहे थे। तो बेसिकली अगर हम उसको यूट्यूब पर शुरू करेंगे तो वो यूट्यूब पर बीच से स्टार्ट होगा, और हम चाहते हैं कि यूट्यूब पर जो भी चैप्टर हम पढ़ाएं वो शुरू से पढ़ाएं। और दूसरी नंबर चीज़ ये भी है कि वो चैप्टर चूंकि हम बीच में छोड़े हैं और बहुत सारे बच्चों को एक्सेस नहीं है यूट्यूब का या मोबाइल का, तो वो फिर वो क्लास नहीं कर पाएंगे, उनका अधूरा रह जाएगा। और एक उम्मीद ये भी है मेरी कि हो सकता है कि 21 के बाद 9th और 10th का क्लास चलने लग जाए रेगुलर वे से। तो अगर ऐसा होता है तो क्लासेस जो हैं ऑफलाइन में हम लोग उसको कर लेंगे। और ये जो चैप्टर है वो थोड़ा इजी भी है और इस पर समझने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर इसको समझाने वाले हैं। बट फिर भी जो भी चीज़ें पेन पेपर चलाने वाली होंगी तो कोशिश रहेगा मेरा कि वीडियो का क्वालिटी जो है वो वैसा रहे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आवर इन्वायरमेंट जो है वो इन्वायरमेंट वर्ड हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पेरेंट्स से भी सुनते हैं, खुद भी बात करते हैं कि आजकल इन्वायरमेंट बड़ा ख़राब हो गया है, या ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रहा है, या हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाने की ज़रूरत है। न्यूज़पेपर्स और स्कूल में भी सिखाया जाता है। और दुनिया भर की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो सरकारें हैं, वो अर्थ समिट करती हैं। ज्योग्राफी में आपका एक है भी रियो डिजनेरियो समिट, अर्थ समिट पढ़ना है आप लोगों को ज्योग्राफी चैप्टर में, है ना, एजेंडा 21। गवर्नमेंट्स जो हैं वो भी इन्वायरमेंट को लेकर के काफ़ी कंसर्न हैं। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन्वायरमेंट क्या है और हमारे एक्शंस जो हैं वो इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं, उस पर कैसे असर डालते हैं, इम्पैक्ट क्या करते हैं। तो इन्वायरमेंट को समझने से पहले आपको इकोसिस्टम के बारे में समझना पड़ेगा कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम का मतलब है कि वैसा जगह जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनसे रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं और इस तरह से लाइफ क्रिएट करते हैं। बेसिकली इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट हो गए हमारे, एक तो बायोटिक कंपोनेंट हो गया और दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट हो गया। तो इकोसिस्टम के दो हिस्से हैं, अबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट में वो सारी चीजें आ गई जो लिविंग है, जो जिंदा हैं, जैसे कि एनिमल्स, इंसेक्ट, प्लांट्स, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जबकि अबायोटिक कंपोनेंट में वो सारी चीजें आ गई जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सॉइल, वाटर, एयर, फिजिकल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर और रेनफॉल। तो जितने भी एनिमल्स, इंसेक्ट हैं वो सारे के सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, वो सब प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, प्लांट्स एनिमल्स पर डिपेंडेंट है, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट है। तुम लोग पूछोगे कि सर कैसे डिपेंडेंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। वो बेसिकली जो भी डेड एंड डिकेइंग जो भी मटेरियल होता है उनको डिकम्पोज कर देते हैं, उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं। ये सभी चीज़ें हम लोग न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में भी पढ़ रखे हैं।
और अबायोटिक कंपोनेंट्स पर कैसे डिपेंडेंट है, ये तो आपको मालूम है कि हम एयर पर कैसे डिपेंडेंट है, हम वाटर पर कैसे डिपेंडेंट है, हम सॉइल पर कैसे डिपेंडेंट है, हम फिजिकल फैक्टर्स पर कैसे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंडेंट है। आप उन एग्जांपल्स, उन एरियाज को लीजिए जहां टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस पर है, जैसे लेह और लद्दाख का जो क्षेत्र है या जो डेजर्ट एरिया का जो क्षेत्र है, वहां टेम्परेचर जो है या तो बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडी है। रेनफॉल का भी देखें तो डेजर्ट एरियाज में रेनफॉल बहुत कम है, तो वहां पर भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो बेसिकली इकोसिस्टम में दो पोर्शंस है हमारे। फर्स्ट जो पोर्शन है वो बायोटिक कंपोनेंट्स का पोर्शन है, और नेक्स्ट जो सेकंड जो पोर्शन है वो अबायोटिक कंपोनेंट का है। तो बायोटिक और अबायोटिक आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। इकोसिस्टम का एग्जाम्पल क्या हुआ, तो एक तो एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि भाई जो गार्डन है वही इकोसिस्टम है। अब गार्डन में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो गार्डन में ग्रास है, घास है, ट्रीज है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन पर फूल आते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन पर फ्रूट्स आते हैं। तो फ्लावर बीयरिंग प्लांट्स हैं जैसे कि रोज है, जैस्मिन है, सनफ्लावर है। वहाँ जानवर भी हैं जैसे कि फ्रॉग्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, लिजर्ड्स हैं, कमेलियन है। तो वहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और फिजिकल फैक्टर्स भी हैं। जैसे कि गार्डन में सॉइल है, पानी देना होता है, वहाँ पर एयर मौजूद है। तो ये एक इकोसिस्टम है। गार्डन जो है वो क्या है, इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट अबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, और इंटरैक्ट करके जो अबायोटिक कंपोनेंट है वो बायोटिक के ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और बाकी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है, उससे प्रभावित हो रहा है। तो ये हमारा गार्डन जो है वो इकोसिस्टम का एक एग्जाम्पल हो गया। अब इकोसिस्टम दो तरह के हो सकते हैं, एक भाई नेचुरल इकोसिस्टम और एक हो गया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर ने बनाया, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो कि मैन मेड है। तो नेचुरल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन्स होंगे, डेजर्ट्स होंगे, पॉन्ड्स होंगे, रिवर्स, लेक्स, समुद्र हो गया यानी कि सी, और ओशंस हो गए, ठीक है। ये सब जो है वो क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। तो सोच करके लग रहा होगा कि भाई हाँ ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो तो पॉसिबल है, बट आर्टिफिशियल कैसे पॉसिबल है। हम गार्डन बनाते हैं, तो गार्डन तो हमारे द्वारा वो सारा सेटअप किया गया। क्रॉप फील्ड्स यानी कि खेती करते हैं, जब फसलें उगाते हैं तो प्लांट को उगाना और उसमें इंसेक्ट्स का आना तो वो नेचुरल है, बट क्रॉप्स को उगाना जो है वो एक ह्यूमन एक्टिविटी है। एपीकल्चर, एपीकल्चर का मतलब होता है कि हनी बीज का रियरिंग करते हैं हम लोग, हनी बीज को पालते हैं ताकि वो हमको शहद दे। तो हनी बी को पालने के लिए उस तरह का पूरा सेटअप करना पड़ता है, और उनके लिए फ्लावर्स वगैरह का इंतजाम करना पड़ता है, क्योंकि वो नेक्टर कहाँ से लेकर के आएंगे। सेरिकल्चर जब हम लोग करते हैं तो सेम उनके लिए वो हैबिटाट का इंतज़ाम करना, जहाँ पर सिल्क वार्म के जो लार्वा हैं वो ग्रो कर सके, उनके लिए मूलबेरी लीव्स लेकर के आना ताकि वो उन पर खा करके फीड करके जिंदा रह सके। और एक्वेरियम, घर में एक्वेरियम हम लोगों के होता है, तो वो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। और आपके एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 15.1, उसमें एक्वेरियम के बारे में बात भी करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 15.1 को हम हूबहू आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका बुक कहता है कि आपने एक एक्वेरियम देखा होगा और उसको डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग एक्वेरियम डिज़ाइन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जरा हम सोचें। मछलियाँ चाहिए हमको, ठीक है, मछलियों को तैरने के लिए एक स्पेस चाहिए, तो शीशे का हम स्पेस बनाते हैं, उसमें पानी वगैरह डाल देते हैं। वाटर इंपॉर्टेंट है ना, फूड इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीजन के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक मशीन लगाते हैं जिसको हम लोग एरेटर बोलते हैं, और वो एरेटर जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन को मिक्स करता है, ठीक है, वाटर के साथ मिक्स करता है। तो अगर वो एरेटर नहीं होगा तो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं होगा, और फिर जाकर के जो मछलियां हैं वो मर जाएंगी। तो फिशेस को फूड चाहिए जो कि मार्केट में अवेलेबल है, एरेटर चाहिए, एरेटर से ऑक्सीजन मिल जाएगा उसको। बट क्या हो अगर हम एरेटर की जगह कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ऐड कर दें। अब एक्वेटिक प्लांट्स ऐड करने पे प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, और फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये ऑक्सीजन से
जो आपका एक्वेरियम है वो सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा, यानी कि ना हो आपको एरेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एरेटर चाहिए था ऑक्सीजन पंप करने के लिए और उसकी जगह हमने एक्वेटिक प्लांट्स को लगा दिया। तो जो एक्वेरियम है वो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन जो एक्वेरियम है उसको हमको साफ करना पड़ता है, 4 दिन पर, हफ्ते दिन पर साफ करना पड़ता है। जबकि पॉन्ड जो है, जो तालाब है, जो ओशन है, जो सी है, जो लेक है, उनमें भी तो गंदगी आती होगी, तो उनको कौन साफ करता है? तो हमारा आंसर होगा कि उनको तो कोई साफ नहीं करता है। तो फिर वो कैसे मेंटेन्ड है ना, पानी उनका कैसे मेंटेन्ड है? तो इसका जवाब हम लोगों को आगे मिलेगा। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं ऑर्गेनिज्म को समझते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है उनको बेसिकली हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। एंड कंज्यूमर्स जो हैं उनको भी हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। तो बेसिकली कंज्यूमर में जो 3 लेवल्स हैं कंज्यूमर के, वो आप लोगों को ट्रॉफिक लेवल में समझने हैं। जब हम ट्रॉफिक लेवल बताएंगे आप लोगों को, तो वहां हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है एंड टर्शियरी कंज्यूमर क्या होता है। तो फिलहाल तो ऑर्गेनिज्म को हम लोग 3 बेसिक है ना ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिज्म हो गए जो सोलर एनर्जी को लेंगे, सन से सोलर एनर्जी को लेंगे और उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देंगे। तो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक मटेरियल बना देते हैं। किसका इस्तेमाल करके? यूजिंग रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन। सन के रेडिएंट एनर्जी का इस्तेमाल करके ये सब क्या कर दे रहे हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल बना देते हैं। तो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में चेंज करेगा सन के एनर्जी को इस्तेमाल करके कौन? प्रोड्यूसर्स। और ये प्रोड्यूसर्स जो भी सबस्टांस बनाएगा हम लोग उसको फूड बोलते हैं और कंज्यूमर्स जो है इन फूड को खा लेंगे। तो जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर या दूसरे कंज्यूमर्स पर डिपेंडेंट हैं वो बेसिकली कंज्यूमर्स कहलाएंगे, दूसरे एनिमल्स पर, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट है। तो प्रोड्यूसर्स हो गए भाई जितने भी आपके ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, ग्रासेस हैं और जितने भी ग्रीन बैक्टीरियाज हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं, वो आपके प्रोड्यूसर्स हो गए। बैक्टीरिया को ऑलवेज हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, जबकि बैक्टीरिया जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका 20 से लेके 25% ऑक्सीजन जो है वो बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ही हम लोगों को देता है। तो देखिए वो साइज में है बहुत छोटा, बट उसका काफी ज्यादा बड़ा योगदान है हमारे लाइफ में। तो जो कंज्यूमर हैं वो एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करेंगे? वो प्रोड्यूसर से एनर्जी लेंगे। लाइक अगर हम गोट की बात कर रहे हैं, बकरी की बात कर रहे हैं, तो वो घास खाएगी, पौधे खाएगी। तो घास और पौधे प्रोड्यूसर हो गए, बट उस गोट को एक लायन खा जाएगा। तो लायन जो है वो कंज्यूमर को खा गया, है ना, वो घास नहीं खाया, वो पौधा नहीं खाया, बल्कि वो बकरी को खा गया। तो हम लोग कहते हैं कि कंज्यूमर्स आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर। बट आप पूछेंगे कि देन सर जो लायन है जब वो बकरी को खा गया तो वहां कैसे डिपेंडेंट है लायन ग्रास पर? तो अगर ग्रास नहीं होगा तो बकरी के पास फूड नहीं होगा और बकरी जो है वो इवेंचुअली मर जाएगी, तो लायन के पास भी फूड नहीं होगा। तो एक तरीके से हम कहें कि भाई जो लायन है वो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट है। अब याद आया एक्वेरियम में हम लोग बात कर रहे थे कि उसमें गंदगी हो जाता है तो साफ करने की जरूरत पड़ती है। एंड पॉन्ड में क्यों नहीं करना पड़ता है? क्योंकि पॉन्ड में डिकम्पोजर्स प्रेजेंट हैं। पॉन्ड में क्या प्रेजेंट है? डिकम्पोजर्स। और ये डिकम्पोजर्स जो है ये प्रोड्यूसर का उल्टा काम करते हैं। प्रोड्यूसर ने क्या किया? इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक बना दिया और डिकम्पोजर ने क्या किया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया। ये काम किसका रहा? ये काम है डिकम्पोजर्स का। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, ये सब जो हैं वो क्या करते हैं? डेड रिमेन्स पर, वेस्ट प्रोडक्ट्स पर
जिंदा रहते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं, उनसे एनर्जी पाते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है डिकम्पोजर्स, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहाँ जाएगा, ये वापस मिट्टी के अंदर चला जाएगा। और फिर मिट्टी के अंदर जाएगा तो भाई प्रोड्यूसर्स वहां बैठे हुए हैं, इनऑर्गेनिक को लेंगे और फिर जाकर के वो क्या कर देंगे, रेडिएंट एनर्जी के मदद से ऑर्गेनिक में चेंज कर देंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं कंज्यूमर्स। देखिए कंज्यूमर्स के बारे में हम पीछे भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किए हैं कि भी कंज्यूमर्स जो है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है एंड टर्शियरी है। लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वाली जो बात है ना, ये हम ट्रॉपिक लेवल पर आप लोगों को बताएंगे, जब ट्रॉपिक लेवल बता रहे होंगे वहां पर। तो अभी हम लोग कंज्यूमर्स को 4 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस। कार्निवोरस का स्पेलिंग थोड़ा गलत है ना, उसके लिए सॉरी, क्योंकि उतना करने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। तो कंज्यूमर्स में हर्बीवोरस, कार्निवोरस, एन के बाद आई कर लेना, एंड ओमनीवोरस एंड पैरासाइट्स। ठीक है, कर ही देते हैं हम यहां पर, ज्यादा छोटा हो गया, नहीं हो पा रहा, खुद ही कर लेना तुम लोग। तो कार्निवोरस हो जाएगा। ठीक है, अब इनके बारे में मालूम है, अब ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत हमको नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं कि हर्बीवोरस वो होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स को खाएंगे। कार्निवोरस हो गए भाई जो हर्बीवोरस को खाएंगे या फिर दूसरे कार्निवोरस को खाएंगे। और ओमनीवोर्स हो गए वो जो या तो प्लांट को खाएंगे, सॉरी, प्लांट को भी खाएंगे और एनिमल को भी खाएंगे, यानी कि दोनों पर डिपेंडेंट है। सो ओमनीवोरस जो है वो हर्बीवोर्स को भी खा रहे हैं एंड कार्निवोर्स को भी खा रहे हैं। तो हर्बीवोर्स जो है, चूंकि वो किस पर डिपेंडेंट है, वो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट है ना। हर्बीवोर्स का मतलब गोट है ना, जिराफ, जेब्रा, ये सब। तो ये जो है डायरेक्टली प्रोड्यूसर से अपना फूड ले रहे हैं, सो इनको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। एंड ये जो है डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर्स पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। लेकिन कार्निवोर्स जो है वो तो हर्बीवोर्स को खाते हैं या फिर दूसरे कार्निवोर्स को खाते हैं। तो मान लीजिए कि अगर वो हर्बीवोर्स को खा गए तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएंगे, और अगर वो कार्निवोर्स को खा रहे हैं तो वो टर्शियरी कंज्यूमर्स कहलाएंगे। ठीक है, ये सेकेंडरी या टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं, और ये इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं किस पर, प्रोड्यूसर्स पर। अब ओमनीवोर्स की बात करते हैं। ओमनीवोर्स तो प्लांट को भी खा रहे हैं और एनिमल्स को भी खा रहे हैं। तो अगर ओमनीवोर्स प्लांट को खाएगा तो वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा, बट अगर वो दूसरे एनिमल्स को खाएगा तो वो या तो सेकेंडरी या फिर टर्शरी कंज्यूमर कहलाएगा। और पैरासाइट के बारे में हमने न्यूट्रिशन चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं लेकिन उनको मारते नहीं हैं, हार्म करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे लेकिन मारेंगे नहीं, क्योंकि जानते हैं भाई कि हम जो है पैरासाइट जो है वो होस्ट के वजह से ही जिंदा है। तो होस्ट अगर जिंदा रहेगा तो पैरासाइट जो है वो जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आ गए हैं चैप्टर के एंड पर। अब हम लोगों को यहाँ से फूड चेन्स और फूड वेब्स के बारे में पढ़ना है, ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में पढ़ना है और 10% रूल के बारे में पढ़ना है। तो फूड चेन, फूड वेब्स, ट्रॉपिक लेवल्स और 10% रूल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।